अस्सलाम वालेकुम और इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं फरीद रईस। आपको खुशामदीद कहते हैं। पनामा केस के हवाले से जो अमल दरामद बेंच है, आज तीसरी समाअत हुई और समाअत अब से कुछ देर पहले कल तक के लिए दोबारा मुलतवी हो गई है। सुबह 9:30 बजे दोबारा समाअत होगी। वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस, उनके दलाइल मुकम्मल हुए। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जो वकील हैं एडवोकेट तारिक हसन, उनके जो दलाइल थे वो अभी जारी हैं और इसी दरमियान जो समाअत है वो मुकम्मल हुई, वो ख़त्म हुई आज के लिए। कल दोबारा इसका आगाज़ होगा। मजमूई तौर के ऊपर जो रिमार्क्स आ रहे हैं, जजेस के रिमार्क्स आ रहे हैं, वकला के जो दलाइल आ रहे हैं वो कंटिन्यू है इसी चीज़ के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट्स हैं वो जो जजेस साहिबान की, उनमें से कुछ एक आध को मैं रीड कर देता हूँ यहाँ पे। जस्टिस अजमत सईद साहब ने अब से कुछ देर पहले जो बात की उसमें उनका कहना था कि पहले अबूरी हुक्म था, अब फैसला होगा। ये वो अबूरी हुक्म उस जानिब इशारा है जब 5 मेंबर बेंच थे और उनमें से 2 ने कहा था कि वज़ीर आज़म सादिक और अमीन नहीं रहे, 3 ने कहा यह था कि इसके ऊपर मजीद तहकीकात होनी चाहिए, मजीद छान पटक होनी चाहिए, जिसके बाद GIT बनी और फिर GIT की रिपोर्ट के बाद अमल दरामद बेंच, ये 3 रुकनी बेंच है, वो कायम हुआ और इसके ऊपर ये समाअत अब रोजाना की बुनियाद पर हो रही है। इसी तरीके से जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से यह कहा गया कि उस वक्त नाअहल नहीं कर सकते थे, इसलिए मजीद तहकीकात के लिए JIT बनाई। तो ये सामने बात आ रही है कि कहीं ना कहीं जजेस साहिबान ये समझ रहे थे कि इंसाफ के तकाजे उस तरह से पूरे नहीं होंगे अगर नाअहल कर दिया जाए वजीर आजम को। यही वो वजह थी जिसकी वजह से JIT बनाई गई, JIT का हुक्म दिया गया और यही JIT हुकूमती हल्कों की तरफ से उसको मुतनाज़ा भी बनाया गया और रिपोर्ट भी मुस्तरद की जाने के हवाले से हुकूमती वकील ने इस्तदा की। सब पर बात करेंगे। जो मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज में हैं, तजियाकार, सीनियर तजियाकार तारिक पीरजादा साहब। सर एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ब्यूरो मोहम्मद कामरान खान साहब, बहुत शुक्रिया कामरान साहब। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे जो मेहमान हैं, ये मजीद और मेहमान ज्वाइन करेंगे। लाहौर स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर तजियाकार औरिया मकबूल जान साहब। अस्सलाम वालेकुम औरिया साहब और खुश आमदीद आपको कहते हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। आपसे कुछ देर पहले बाद मजीद जो मेहमान जैसे से ज्वाइन करते जाएंगे, हम तारुफ भी कराएंगे और साथ साथ उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू वो भी लेंगे। तारिक पीरजादा साहब, आगाज करते हैं आपसे। काफी गुफ्तगू शनीद हमने की, उस वक्त तो दलाइल जारी थे, समाअत की समाअत जो है वो कल तक के लिए मुलतवी हो गई है। ये जो मैंने 2 स्टेटमेंट्स पढ़े हैं मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के, इसको देखकर क्या लग रहा है आपको? देखिए, जस्टिस एजाजुल हसन की मैं बात कर लेता हूँ। अभी मैं वो उनके जो तबसरे थे दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में उन्होंने समाअत के दौरान मुख्तलिफ फ़िक्रे अदा किए, अपनी आरा का इजहार किया। वो तकरीबन को 15-20 सवालों के अंदर को तकरीबन 4 सवाल ऐसे हैं जो बार बार उन्होंने दोहराए कि मनी ट्रेल नहीं बताई जा रही, अभी भी नहीं बताई जा रही, JIT के बाद भी नहीं बताई जा रही। ऐसे ही उन्होंने कहा कि पैसे लंदन कैसे पहुंचे, अभी भी बताया नहीं जा रहा। फंड सऊदी अरब, दुबई या कतर में थे, सवाल यह है कि फंड लंदन कैसे पहुंचे। इसी सवाल को उन्होंने 2 दफा और दोहराया। तो वो वाज़े पैगाम है उस सवाल, उस अगर एक राय को आप सामने रखें ना जस्टिस एजाजुल हसन की, कि अब मसला ये है, 2 रास्ते हैं। असल में उन्होंने ये कहा, कल जो कहा था कि या तो उसे क्या कहते हैं नाअहली की तरफ हम जाएं, डिस्क्वालीफाई कर, और या नैब की कोर्ट की तरफ जाएं। यानी नवाज शरीफ साहब को छोड़ने का, मुआफ करने का, उनके बच जाने का, मेरे नजदीक अदालत की जगह मैं फैसला नहीं दे सकता, लेकिन अदालत ने वो दरवाजा जो है वो बिल्कुल वाजे कर दिया है कि दरवाजा अब बंद हो चुका है या नहीं हो चुका। मेरे नजदीक बंद हो चुका है। उन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं कि इस केस का हमने करना क्या है, अब यानी या नैब की तरफ जाना है, नैब कोर्ट की तरफ, या नाअहलियत की बुनियाद पे फैसला करना है। ये तीसरी तरफ नहीं जा रहा है केस। तो मैं ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मियां नवाज शरीफ इफेक्ट होंगे। मियां नवाज शरीफ वजारत की कुर्सी से फारिग होने वाले हैं। और मैं एक बात फिर दोहराऊंगा कि अदालत ने कभी ये सोचना अगर है कि इस केस से नैब कोर्ट में जाना है, तो मैं समझता हूं कि इंसाफ के तकाजों का कि ये बुनियादी तकाजा होगा और दुनिया की कोई भी अदालत हो तो इन बुरे हालात में थोड़ी सी भी रियायत अगर अदालत देना चाहती है मजीद, तो उसमें कम अज कम वजीर आजम की मुअत्तली पहला कदम होना चाहिए। अच्छा कामरान साहब, जिस तरह से ये तारिक पीरजादा साहब कह रहे, अभी भी जो दलाइल हुए हैं इसहाक डार साहब के, उनके वकील की जानिब से, तारिक हसन साहब की जानिब से, उस सिलसिले के अंदर मामला क्या हैं? जो लेटेस्ट जो एंड जिसके ऊपर जो समाअत मुकम्मल हुई या समाअत मुलतवी हो गई कल के लिए, लेटेस्ट क्या मामला हैं जो जजेस के रिमार्क्स भी अगर हम देख रहे हैं? देखिए, जजेस के रिमार्क्स जैसे पीरजादा साहब ने कहा कि, और हमने भी आज सुबह मॉनिटर की ये बात, कोर्ट रूम में थे हम, कि मामला वहीं पर रुका हुआ है जहाँ से
से ये शुरू हुआ था। जो क्वेश्चन पहली हियरिंग पे पूछा गया, आज भी महीना गुजरने के बावजूद आज भी वही क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है कि जनाब मनी ट्रेल कहाँ है, कोई डिफेंडिंग डॉक्यूमेंट है तो वो पेश कर दीजिए, नंबर वन। तो दूसरी बात ये, जब वजीर आजम साहब ने कहा था कि जनाब ये हैं वो जराए, जी वो इसीलिए देखिए आज उन्होंने कहा भी था, जस्टिस इजाज अफजल साहब ने जो इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन बेंच की, उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब जो ख्वाजा हारिस साहब जो बात अब कह रहे हैं, ये बात उन्होंने जो ना अपनी असम्बली की तकरीर में कही और ना ही जो कौम से खिताब था उसमें ये बात कही। सो देयर इज अ ग्लेयरिंग कंट्रडिक्शन बिटवीन, जिसमें ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि आई एम नॉट डिनाइंग एनीथिंग, उन्होंने ये कहा। और ख्वाजा हारिस साहब आपको भी मालूम है कि बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत उनको बहुत से मामलात में उनको जो है वो अदालती मावन मुकर्रर किया जाता था, बहुत से पेचीदा केसेस में ये उनका क्रेडिट जाता है बहुत, लेकिन वो माफ़ी के साथ, माजरत के साथ वो कोई वज़ीर आज़म को डिफेंड करने की पोजीशन में नज़र नहीं आए हमें आज भी। उन्होंने देखा आपने कि अपने जो आर्गूमेंट्स हैं उन्होंने कंक्लूड कर लिए। अब सिर्फ सलमान अकरम राजा हैं और दूसरे जो वो इसाक डार साहब के वकील हैं वो अपने आर्गूमेंट्स वो देंगे। तो मामला अगर पीएम की बात का है तो उनके वकील तो अपने कर चुके हैं, और बात अगर आप ऑफेंस की कर रहे हैं, आपने कहा कि जी वजीर आजम अफेक्ट होंगे, फिर ज्यादा साहब ने कहा कि ये तो बड़ा डिस्क्वालिफिकेशन होगी। मैं इससे आगे जा रहा हूं कि अगर नैब का आप इतलाक करते हैं तो जो ऑफेंस उनके ऊपर लग रहे हैं उसमें 14 साल की कैद है और 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है, नैब कानून, नैब ऑर्डिनेंस। एग्जैक्टली। तो ये फिर अगर आप उस कानून के तहत जाते हैं तो फिर अडियाला जेल भी है, 14 साल कैद भी है और डिस्क्वालिफिकेशन भी है 62-63 के तहत। ये बहुत मैं समझता हूं कि वो टर्निंग आउट टू बी अ वेरी सीरियस वन। जी तारिक साहब, मैं फिर और ये जल्दी से 62-63 के तहत आईनी शिकों के तहत, आइन के तहत उनकी नाअहलियत का तो फैसला इसी वक्त ही कोर्ट को करना है। ये किसी और अदालत में नहीं मुकदमा जा सकता, ये तो आईनी अदालत जो कि सुप्रीम कोर्ट है उसी में जाएगा। उसके साथ साथ अदालत ने आज एक बड़ी खास बात कही है ख्वाजा हारिस को कि ये जो जीआईटी में दस्तावेजात पेश की गई हैं, आप इन पर एतराज करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं हमें, आपने इन पर एतराज नहीं किया है अभी तक, उसका कोई जवाब नहीं। चले मैं जरा औरिया साहब की तरफ जाता हूं। औरिया मकबूल जान साहब, आप इस चीज को किस तरफ देख रहे हैं जो हम डिस्कशन हुई इस सारे मामले के अंदर, जजेस के रिमार्क्स के हवाले से भी जिस तरीके से कहा गया कि पहले उबूरी हुक्म था अब फैसला होगा, उस वक्त नाअहल नहीं कर सकते थे इसलिए मजीद तहकीकात के लिए जीआईटी बनाई, और फिर जो आज बात वही उसी जगह आकर रुकी मनी ट्रेल के हवाले से कि पैसा कैसे गया, जद्दा, दुबई, कतर, कैसे मामलात हुए, बेनामी जायदाद के हवाले से सवाल उठाए गए और जज साहबान ने कहा कि ये वो बातें जो पहले भी होती रही हैं, आप हमें नई बात बताएं। देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो जीआईटी बनी थी ये एक पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर बनी थी, और पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर इख्तिलाफ था 2 जजों और 3 जजों के दरमियान। 2 जज समझते थे कि हमारे पास इतना एविडेंस मौजूद हो गया है कि हम कोई फैसला कर सकें, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) के तहत फैसला कर दिया, क्योंकि 184(3) 2 चीजों पे होती है, मैटर ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस थी, इस मुल्क का वजीर आजम है और उस वजीर आजम की जो इज्जत एट स्टेक भी है और इस कौम की जो है इज्जत भी एट स्टेक है। दूसरा यह था कि फंडामेंटल राइट्स और करप्शन से अगर एक मुल्क को लूट मार किया जा रहा है और उसकी ट्रेल पता नहीं चलती तो वो फंडामेंटल राइट्स था। लेकिन एक पॉइंट ऑफ लॉ यह था कि सुप्रीम कोर्ट खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन का ही, जिसे कहते हैं, जज नहीं बन सकते, कोई भी जज अपनी इन्वेस्टिगेशन का। तो उन 3 ने कहा था कि बात तो हमें भी समझ में आ गई है, लेकिन हम उस पॉइंट ऑफ लॉ को जस्टिफाई करने के लिए कि कल को कोई आइंदा से आने वाली कोई ये केस ऐसा है जो बात उन थी कि सदियों तक ये ना कहे कि एक आदमी ने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की और खुद ही उसके ऊपर जज बन के बैठ गया, ठीक, इसलिए उन्होंने वहां भेजा। अब जो 255 या 270 के करीब पेजेस की रिपोर्ट आई है, अपनी 32 साल की मैं सर्विस के अंदर मैंने हजारों रिपोर्टों से गुजरा हूं, और आप अंदाजा नहीं कर सकते कि जो आखिरी 2-3 साल पहले मेरी पोस्टिंग थी, दैट वाज मेंबर इंक्वायरी, जहां पूरे प्रोविंस की रिपोर्ट्स जो थी वो आती थी और मैं देखता होता था। इससे ज्यादा सॉलिड रिपोर्ट मैंने आज तक पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में नहीं देखी। इसीलिए नवाज शरीफ साहब का कोई वकील भी यह जुर्रत नहीं कर रहा कि कंटेंट्स के ऊपर बात करे। उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह यह है कि अगर वो कंटेंट पे यहां डिस्कस करना शुरू कर दिया तो वो अपनी 2 राइट्स ऑफ द अपील जो है वो खत्म हो जाएंगी उनकी। एक तो नैब कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट, और वो चाहते हैं कि अगर ये कंटेंट खुले भी तो वहां खुले। और दूसरा यह है कि इररिफ्यूटेबल कंटेंट्स हैं,
और वो मसला हो जाएगा। नहीं, लेकिन और ये जो बात आप यहां पर आपने जो बात की है, 3 बुनियादी इश्यूज हैं जिस पे फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट ने। नंबर 1 कि ये जो जेआईटी रिपोर्ट है ये एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है और इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को हम एक रेफरेंस बना के वहां भेज देंगे, लेकिन इस रेफरेंस बनाने से पहले 3 बहुत बड़े ऑफेंस हुए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुए हैं, जो अगर सिविल कोर्ट में भी हुए होते तो अब तक सजा सुना दी जाती। नंबर 1 परजरी हुई है, यानी आपने अपने मौकफ से फिर गए हैं और जहां पर आपने झूठ बोला है और जहां कोई मौकफ इख्तियार किया। दूसरा ये हुआ है कि आपने कैमोफ्लेजिंग द ट्रुथ, आपने सच को छुपाया है। सच ये था कि आप अब बताते कि ये मेरी कंपनी है, ये आपके सामने है। सच ये था कि आप बताते ये मेरे कागजात हैं आप सामने, आप डिनाइल मोड में चले गए, यहां भी चले गए, वहां भी चले गए। नंबर 3 आपने डॉक्यूमेंट टेम्पर किए हैं और अदालत के अंदर गलत डॉक्यूमेंट जमा करें। ये कोई गलत भी करे ना तो उसको भी 14 साल सजा हो जाती है। इन 3 के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट में बात सुनाएगी तो कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है। ये बजाते खुद कोर्ट वहीं फैसला करेगी कि ये हमारे रूबरू ये कमेंट हुआ है और उसके ऊपर 62-63 ऑटोमेटिक लग जाएगा, क्योंकि 62-63 जो है उस तक एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहता, उस तक खिलाफ में नहीं रहता सादा जमीन का। जब एक आदमी का झूठ पकड़ा जाए, जब एक आदमी की खयानत पकड़ी जाए तो ये खला की बात नहीं रहती, ये प्रूवन फैक्ट हो जाता है कि वो अब सादक मत कहो, क्योंकि बहुत बुरा लगता है हमारे सेक्टर से बात को। आप ट्रूथफुल कह दो, आप ट्रस्टवर्दी कह दो, ठीक है, क्योंकि असल मतलब लफ्ज़ ज़्यादातर मीन से तकलीफ है ना, और तकलीफ बहुत बुरी है। ठीक मत कहो, आप कौन सी अंग्रेजी इस्तेमाल करो, हमारे आपने एग्रोसेक्सुअल ला दिया है। अभी साहब ये 3 बातें हो गई। मैं जरा आता हूँ जरा से यहाँ पे स्टूडियोज के अंदर फवाद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया फवाद, और आपकी स्टेटमेंट से अभी कुछ देर पहले बड़ा जो है हम कर रहे थे देखते रहे। अहमद बहुत शुक्रिया आपका कि आप भी हमारे साथ मौजूद है। आप इसे जान लेते जरा से ये क्या है मामला, वैसे ये पापा पापी ये क्या आपने नई टर्मिनोलॉजीज कॉइन कर दी है, पापा भी है पापी भी है लेकिन पापा पापी नहीं है। आज के जो पहला 1.5 घंटा था जो कि मीडिया में आपको पता है टीवी का मीडिया जो है वो बड़ा मीडिया है, तफसील का मीडिया नहीं है, तो आपको एक आध लाइन में बताना होता है कि आज की क्या गुफ्तगू हुई। आज जो पहला हाफ का आर्गूमेंट था जनाब ख्वाजा हारिस साहब का, वो यही था कि पापा के पापा भी पापी हैं, पापा के बच्चे भी पापी हैं, सिर्फ पापा पापी नहीं है। तो इसके अलावा मुझे और कोई समझ नहीं आया कि उनका क्या आर्गूमेंट था, क्योंकि वो कह ये रहे हैं कि जनाब जो प्राइम मिनिस्टर साहब के बच्चे हैं वो ये अपार्टमेंट्स ओन करते हैं और उन्होंने ये अपार्टमेंट्स अपने वालिद साहब जो अपने दादा हैं वो उनकी फीसें भी। ख्वाजा हारिस साहब वही बात कर रहे थे कि जो मियां शरीफ साहब है तो वो वहां थे, तो वो उसके बाद उनकी मर्जी थी कि उन्होंने किसको दे दिया। उन्होंने कहा कि उनके और उनके पोतों के दरमियान है, वज़ीर-ए-आज़म का है नहीं बीच में। तो बात सवाल यह है कि पिछली दफा भी बात बड़ी सही आई थी कि जनाब जो बच्चे हैं वो जब मरियम नवाज शरीफ साहब 20 साल की थी, शी वाज बोर्न इन 1973, जो उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है। जो हसन नवाज हैं वो 1976 में पैदा हुए हैं, हुसैन नवाज गालिबन 1974 में पैदा हुए हैं। तो ये जो बच्चे हैं ये 1993 में जब ये अपार्टमेंट्स खरीदे गए तो जाहिर है ये कोई 16 साल का था, कोई 17 साल का था, कोई 20 साल का था। अभी हसन नवाज शरीफ साहब ने 99 में इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि मैं तो स्टूडेंट हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो उन्होंने BBC को इंटरव्यू दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब का इसमें कुछ भी नहीं है, तो फिर बच्चे साबित करें कि उनके सोर्सेज क्या थे, क्योंकि 95 के बाद वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, हाँ कुछ भी नहीं है। अभी आप देखें कि 99 में उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन 2000 और 2015 के दरमियान हसन नवाज ने 13 कंपनीज खड़ी की बरतानिया में, 9 कंपनीज बरतानिया में, 3 ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में और 1 UAE में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तमाम कंपनीज जो हैं ये लॉसेज में है और इस वक्त 10 मिलियन पाउंड का जो लॉस है इनका, यानी 1 करोड़ पाउंड का, जिसका आप अंदाजा लगा लें 1.25 अरब 1.5 अरब रुपए के लॉस में। इसके बावजूद ये जो कंपनीज हैं खुसूसन फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट, इसने 20 टॉप प्रॉपर्टीज यूके में खरीदी और उनमें हसन नवाज साहब का घर अपना शामिल है, तकरीबन 650 करोड़ रुपए का है। अब ये देखें इतने तो डिस्ट्रिक्ट के बजट नहीं है, मसलन मैं जेलम से हूँ, मेरा तो इतना डिस्ट्रिक्ट का बजट हम सोच भी नहीं सकते, हमारा 29 करोड़ रुपए का टोटल। सवाल ये हुआ ना कि ये तो बताए ना मनी ट्रेल कहाँ है, जवाब नहीं दिया जा रहा।
फंड सऊदी अरब, दुबई या कतर में थे, सवाल ये फंड लंदन कैसे पहुंचे थे, इसके ऊपर तो कोई जवाब ही नहीं। फिर दूसरी बात यह है कि फंड्स हो, कोई किसी के 50 करोड़ हैं या बिलियन है, तो वो आप समझें कि जी इन्होंने इधर उधर से कर करा के दी। ये अरब हार रुपया है जो कि नवाज शरीफ साहब के बच्चों के पास है। FZE, अच्छा फिर क्या इंटरेस्टिंग है, जो नेटवर्क है, मेरा ख्याल मेरे पास अभी चार्ट होंगे, मैं आप लोगों को दिखा भी पाऊंगा जिससे आप समझ सकेंगे कि ये मनी ट्रेल कैसे, पैसा जाता कैसे है और क्या हुआ। समझना वैसे हम भी चाहते हैं मनी ट्रेल जो है ना, ये ट्रेल पता होना चाहिए। और जो दूसरा हिस्सा है वो इसहाक डार साहब के मुतालिक था। मतलब दुनिया में नामी ग्रामी फ्रॉडस्टर्स रहे हैं, चार्ल्स शोबराज थे, यहाँ पे डबल शाह था, एक और भी बड़े मशहूर न्यूयॉर्क वगैरह में थे, लेकिन जो नाम इसहाक डार साहब कमा गए हैं इस शोबे में, बड़ा मुश्किल है कोई और इसको इवन टच भी कर सके। और इसीलिए आज जज साहबान ने जब ये, मतलब इनकी अब इस वक्त रेपुटेशन का ये आलम है, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उनकी रेपुटेशन ये है कि उनके वकील ने कागजात पेश किए अदालत में, और आगे से जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं उन्होंने कहा कि ये वैसे ही कागज होंगे। उन्होंने इसको यकीन ही नहीं किया, किसी जज ने, तीनों जजेस में से किसी ने वो कागज एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। एक पॉइंट पे ये भी तो कहा तारिक साहब ने कि इस नुक्ते पर मेरी तैयारी भी नहीं है, नहीं आज वो जब आए तो बगैर तैयारी इस चीज के ऊपर आ गए। वो हुदैबिया के मामले के ऊपर था। हुदैबिया के मामले में जज साहिबान ने कहा कि आप वो जो क्वैशमेंट हुई है जिसको आप कह रहे हैं वो तो एक्यूज्ड के लिए हुई है, आप तो उसमें गवाह थे। अगर आप अभी ये कहते हैं कि मैं वो सुल्तानी गवाह वापस लेते हूँ, यानी अप्रूवल स्टेटस मेरा वापस कर दिया जाए, तो आपका एक्यूज स्टेटस बहाल हो जाता है। तो आप, इसका मतलब यह है कि आपको एज एन एक्यूज्ड वो केस दोबारा फेस करना पड़ेगा। यानी यहाँ से आते हैं तो वहां लगते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। अहमद, ये जो चीज सारी मामला है, चीजें हैं, अभी हम कुछ देर पहले लास्ट जो हम कर रहे थे, एकदम से खबर भी आई जिसके अंदर सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि उन्होंने कुछ दुबई से रिकॉर्ड उनके पास आ गए और दीगर ममालिक से, जिस पर यह कहा गया जस्टिस अजमत सईद साहब ने कि जनाब उस रिकॉर्ड में क्या है, तो उन्होंने कहा मैं अभी ये कोई खबर नहीं देना चाहता, मैं जब अपने दलाइल खबर मीडिया को नहीं देना चाहता, और जब ये दलाइल शुरू करूंगा मैं बच्चों की वकालत के हवाले से तो मैं तब बताऊंगा। तो एक्सेप्ट आप ये कर रहे हैं कि अब कोई मजीद ममालिक से कतरी तो खत आ गया, बड़ा उसका मजाक भी बन गया, मजीद रिकॉर्ड्स एक्वायर करने की कोशिशों में लगे हुए हैं और कुछ और मजीद अदालत का टाइम बाय किया जाएगा। फरीद साहब, जितना ये फंसे हुए थे इस पैनामा केस शुरू होने से पहले, और वो सबूत जो पैनामा केस जो ICIG ने जो निकाले और फिर जो यहाँ पे अपोजिशन सियासी जमात ने निकाले, जितने ये फंसे हुए थे, जो रूलिंग फैमिली है, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ खानदान पहले फंसे हुए थे, उससे ज्यादा आगे दलदल में फंस गए इस केस शुरू होने के बाद। मतलब वो भंड, वो कागजात, वो फोर्जरीज जो एक्चुअली केस के दौरान जो चीजें निकली हैं, वो उन चीजों ने शायद मामलात मजीद खराब कर दिए वज़ीर-ए-आज़म साहब के फैमिली के लिए, उनकी लीगल पोजीशन के लिए, उनकी सियासी पोजीशन के लिए मुल्क के अंदर मजीद खराब हो गए। मतलब वो ICIJ और पैनामा केस के कागजात और वो जो पैनामा से कागजात आए थे वो एक तरफ, वो चीजें जो ऑपोजिशन सियासी जमातों ने निकाली हैं वो एक तरफ, GIT और जो GIT के अंदर वो और फिर जो कागजात इन्होंने जमा कराए हैं, मतलब यानी इतनी पोजीशन खराब इस वक्त हो गई है कि ये जो आपने सवाल अभी पूछा है कि वो जो मजीद कागजात निकाल रहे हैं, मेरे ख्याल में अब कोई मुजिजा, कोई मिरेकल, कोई कागज क्या होगी, मजीद फोर्जरी होगी, कहां से निकालेंगे? मतलब अब तो मेरे ख्याल में जो लीगल टीम है जो हुकूमत की है वो इतनी मुश्किल पोजीशन में है कि इसमें तो आप कोई बहुत ही एहसन शातिर लॉयर भी जो दुनिया में होंगे, शायद वो भी इस स्टेज पे आके कहें कि हम किस तरफ से कहां से एंटर हो, क्या चीज निकाले। एट द एंड इसी GIT और GIT की फॉर्मेशन और उसकी रिपोर्ट को तो हुकूमती वकला नहीं मान रहे ना उन चीजों को, तो कहते हैं कि यहाँ पे बायस्ड है, देखिए मेंबरान में बायस्ड है, एक चीज रिपोर्ट के अंदर एक चीज है जिसपे ऑपोजिशन अभी, और वॉल्यूम 10 पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। मैं फवाद से पूछूंगा ये वॉल्यूम 10 का जो कथा है, ये क्यों जोर इस पे इतना दे रहे हैं? फवाद, इससे क्या जरूरत है? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि 3 बातें आप ध्यान में रखिए। सबसे पहले तो इन्होंने बाहर कहा कि कतरी का जो लेटर है अगर नहीं दिया जाएगा तो हम इन्वेस्टिगेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, 1। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो वीडियो रिकॉर्ड है उसको पब्लिक किया जाए। तीसरा, उन्होंने कहा कि वॉल्यूम 10 जो है इसको ओपन किया जाए। ये 3 मुतालबे ये कर रहे हैं, किए थे ना इन्होंने, ये आपके सामने मीडिया में, आपको याद होगा ना सब, मेरा ख्याल कंसेंसस होगा हमारा कि ये 3 अदालत के अंदर एक भी नहीं किया। अदालत में जज साहबान ने पूछा
जब पहले बात आई उन्होंने कहा अच्छा इससे थोड़ा अगर आप पीछे जाना चाहें तो व्हाट्सएप स्टोरी जो लीक हुई और उसके ऊपर जज साहब ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप हुकूमत से पूछें और अगर इदारे का और नाम का लीक करना चाहते हैं आप लीक कर दें, कोई हमें एतराज नहीं है। हुकूमत ने नहीं किया। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप ये रिकॉर्डिंग्स जो है वो दिखाना चाहते हैं, अदालत में प्ली नहीं की, बात ही नहीं की, कोई बात नहीं हुई, कोई बात ही नहीं, जिक्र ही नहीं हुआ। ठीक। अच्छा, जो वॉल्यूम 10 है उसके ऊपर कल जस्टिस अजमत सईद साहब ने उन्हें ये कहा कि आप देख लें, अगर आप वॉल्यूम 10 खुलवाना चाहते हैं तो फौरन ये खुलवा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सीक्रेसी नहीं है, लेकिन आप अपना इंटरेस्ट वे कर लें। हो सकता है इस वॉल्यूम में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस है, इसमें कुछ ऐसी बातें निकलें कि आपको उनके जवाब देने पड़ जाए। और ख्वाजा हारिस साहब ने 60 किलोमीटर की रफ्तार से ये पूछा था, 120 किलोमीटर की रफ्तार से वापस चले गए। उनका नहीं, हमने नहीं मांगा। मैंने अभी ख्वाजा हारिस की जो बात की थी उसमें जो अदालत ने सबसे अहम नुकता था कि ख्वाजा हारिस आपने अभी तक जेआईटी के अंदर जो दस्तावेजात पेश की गई हैं और जो अदालत के सामने आ गई हैं उनमें से किसी दस्तावेज पे एतराज नहीं आपने किया है। अच्छा, इसका जवाब ख्वाजा हारिस के पास नहीं था। ये एक बड़ी कलीदी बात है कि मैं आपका मुखालिफ हूं। तरीका जो अदालतों का अदालती निजाम का है, जो मुखालिफ वकील करता है वो चाहे चाहता हो या ना हो वो एक एतराज हर दस्तावेज पर दर्ज करवाता है, कानूनन उसको दर्ज किया जाता है अगर केस पे एतराज आया है जनाब, उसको क्या कहते हैं। और असल में तो निचली अदालतों में खुद जज ही कर रहे होते हैं, आजकल वो अहमद वगैरह भी कर रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट में उसका वकील जो है वो तमाम दस्तावेजात को, इसका मतलब ये हुआ तस्लीम कर रहा है। जब आप एतराज नहीं कर रहे हैं तो आप तस्लीम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो तमाम दस्तावेजात दुरुस्त हैं। तो मैं ये कहता हूं अदालत जब ये कह रही है 20 सवालों में 4 सवाल है ना एजाजुल हसन के कि जनाब ये क्या कहते हैं, पहले दिन भी ये सवाल था कि पैसे कहां से लंदन पहुंचे, ये ट्रेल कहां है, आपने सबूत देना है, आपने जीआईटी से फायदा नहीं उठाया है, आप अब भी कुछ हमें दे दें अगर आपके पास है। एक बात मैं जरा दोबारा दोहराना चाहूंगा, मुझे अफसोस है कि अदालत ने उस पर सख्त कदम नहीं लिया। वो जो उस सलमान अकरम राजा ने आज ढकोसलेबाजी की है वो ठीक नहीं है, वो अदालत को धोखा देने वाली बात है। आप ये कर ही नहीं सकते कि आप घर में या किसी जहाज में दस्तावेजात पड़ी हुई हो और आप सुप्रीम कोर्ट में आकर कहें कि जनाब हमारे पास दस्तावेजात आ गई है, हमने पेश करनी है। अदालत कह रही है कि क्या लिखा है, वो कहते हैं जनाब मैं मीडिया को बताना नहीं चाहता। ये वकालत नहीं है, ये अदालत को धोखा देना है। लेकिन अदालत ने बड़ी नरम दिली के साथ सलमान अकरम राजा की शराब इसकी बात हम यहाँ पे करेंगे जैसे, लेकिन एक जो सवाल है कि वाजिद ज़िया जो कि सरबराह जीआईटी के काउंसिल, उनकी जो कजन की ऑफशोर कंपनी के हवाले से भी बात चल रही थी इस चीज के अंदर, तो ये मामला क्या है? जी बिल्कुल, वो इल्ज़ाम एक जितने वो देखें जितने भी जेआईटी के, वही बात है कि कंटेंट पे तो इल्ज़ाम इतराज़ात या खदशात उन्होंने लगाए नहीं। अपनी जो एप्लीकेशन है उसमें वो सुपरफिशियल जो उनको नज़र आ रहा है कि जी मुतासिब है, ये फलाना किया, और आईएसआई की जो रिप्रेजेंटेशन थी दैट वाज नॉट फ्रॉम विद इन द फोर्सेस, वो नहीं थी, एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर को आपने लगाया, तो वो इस तरह के थे कंटेंट। उसकी वजह यह है कि उसमें देखिए उनको पता है, जीआईटी ने खोल के भी दिखाया हुआ है और पिन पॉइंट किया है कि इसमें जनाब फोर्ज डॉक्यूमेंट्स आपने भी जमा कराए हुए हैं, फोर्जरी की भी है, फोर्जरी उसके अंदर फोर्जरी का एलिगेशन है। और उन्होंने मरियम ऐड करना चाहता हूं कि देखिए वाजिद ज़िया जो है वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने कजन की जो फर्म है उसको हायर किया, बट वाजिद ज़िया साहब करीबी रिश्तेदार है राजा इशफाक सरवर साहब के, और जिनको हायर किया वो भी राजा इशफाक सरवर साहब। जो डॉक्यूमेंट्स एक्वायरिंग के हवाले से जो बात चल रही है, अगर बायस हो तो फिर तो ये भी कोई और दूसरे भी कह सकते हैं कि जी आप तो सिटिंग मिनिस्टर के जो है वो रिश्तेदार हैं, तो आप क्यों लग गए? देखिए ये कनेक्शन जो है ये सिर्फ एतराज के लिए होते हैं। अब वो कल को कोई ये भी कह रहा था जी वज़ीर आज़म के अपने वकील मखदूम अली खान जो थे वो तो मुशर्रफ दौर के अटॉर्नी जनरल थे जनाब जी सारे, तो वो इस किस्म की कनेक्टिविटी जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्शन फॉर द सेक ऑफ ऑब्जेक्शन ही मेरा ख्याल होती है। वो इतना ज्यादा को कंक्रीट उसको ना अदालत लेती है और ना ही वो कंसिडर किए जाते हैं इस हद तक। तो बुनियादी तौर पर कंटेंट को ना छेड़ना बिल्कुल उनको, वजह से मैंने बताया कि जी उसमें एक डॉक्यूमेंट तो उसमें दो उन्होंने ऐसे बताए हैं
कि 2 मुख्तलिफ सालों में 2 डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं, वही 5 लोग थे जिन्होंने साइन किए हैं, और एग्जैक्टली फोटोकॉपी जो है वो 5 साल बाद उससे लगा दी गई, वो आई है। 5 लोगों के सिग्नेचर, उन्होंने हैरान हुए हैं, जेआईटी की ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने कहा जी कैसे मुमकिन है कि 5 लोग दोबारा एक दूसरे डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हो, बिल्कुल एक जैसे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये फोटोकॉपी जो है वो उसकी लगाई गई। और ये सब इस चीज के अंदर जरा बताइए कि अब ये जो फॉर्जरी की बात आ रही है, इसके अंदर जो टैंपरिंग की बात आ रही है, ये सारी चीजें की गई है, अल्टीमेटली इस प्रोसीडिंग को हम तो देख रहे हैं कि रोजाना की बेसिस के ऊपर सुबह 9:30 बजे ये समाज शुरू हो जाती है। ये मामला क्या होगा? क्या जिस तरीके से हम फवाद यहाँ बैठे हुए हैं, कल फवाद ने भी इस बारे में बात की थी, मैं भी मजीद इनसे बात कर लूंगा कि अल्टीमेटली इसके अंदर क्या 62, 63 इंप्लीमेंट होना चाहिए और उसके बाद जो है केस वो ट्रायल कोर्ट को भेजना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि पहले ये डिसीजन तो होगा। दैट बात है कि आपने एक सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर एक प्राइमा फेशी एस्टैब्लिश कर दिया कि एक आदमी जो है उसने ये नैब के उसके अंदर केस आता है, उसके एम्बेट के अंदर, वो तो ट्रायल कोर्ट में चला जाएगा, क्योंकि बुनियादी तौर पर एक राइट होता है अपील का कि पहले नैब कोर्ट में जाए, फिर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जो ऑफेंस सुप्रीम कोर्ट के अंदर कमिट हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है टेम्परिंग ऑफ द रिकॉर्ड का ऑफेंस, वो है बेसिकली गलत शहादत देने का ऑफेंस। वो अच्छा, मैं उस वक्त यही डिस्कस कर रहा था कि 62, 63 जो है ये बुनियादी तौर पर एविडेंस मांगता है। एविडेंस ये मांगता है कि एक आदमी अगर झूठी गवाही देता है तो इसका मतलब यह है कि वो सादक नहीं रहा या ट्रुथफुल नहीं रहा। एक आदमी अगर जो है वो झूठा गलत रिकॉर्ड पेश करता है तो नहीं रहा। एक आदमी जो है अपनी जायदाद का हिसाब नहीं दे पाता और वो ट्रस्टवर्दी नहीं रहा, तो उसने खयानत की चीजों के अंदर। ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि जो इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा, वरना ये पूरे का पूरी प्रोसीडिंग जो 8-9 महीने चलती आ रही है, ये मुकम्मल तौर पे ये कंक्लूजन की तरफ जा ही नहीं सकती। क्योंकि आपके सामने ये तो सिविल जज के सामने हो ना, तो सिविल जज कहता है FIR दर्ज करो, इसको बंदे को अंदर करो कि इस बंदे ने मेरे सामने गलत डॉक्यूमेंट पेश किया है। वो क्योंकि ये तो कोर्ट के सामने एक एविडेंस, ग्लेयरिंग एविडेंस जो कहते हैं वो आ गया हुआ है। तो इस पहले बात तो ये है कि ये 62, 63 भी होगा, उसके साथ साथ परजरी के ऊपर, रॉन्ग स्टेटमेंट के ऊपर, गलत गवाही के ऊपर, उसके ऊपर बकायदा सजा हो, कोर्ट सजा भी सुना सकती है, और दुबई करने को भी कह सकती है। दुबई में जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो जो एफजेड कंपनी वाली है, तो उसको सिलसिले में तो माफी हो ही नहीं सकती। अच्छा वो छोड़ें। और ये शेख रशीद साहब हमारे साथ है टेलीफोन लाइन के ऊपर इस वक्त। मैं जरा उनकी तरफ चलता हूं, फिर आएंगे इस तरह। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई जी, और ये साहब कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, जो इसहाकदार साहब ने कमाल किया है ना, अब देखिए मसला चला जाए कि हर कोई हीर से एविडेंस लेके आ रहा है। एक खत आया है दुबई से कि जनाब एक आपका जो सिटिंग सेनेटर है वो ही इज एडवाइजर टू ए फॉरेन गवर्नमेंट, नंबर 1। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि दुबई में ट्रांजैक्शन डॉलर्स में होती है, जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डॉलर में होते हैं, आपको पता है। हार्ड करेंसी वही समझा, उसने कहा नहीं मुझे पाउंड में पैसे दो, तो उन्होंने उससे पाउंड में पैसे लिए, क्योंकि मैंने ब्रीफकेस में लेके जाने। नहीं, और कोई पाउंड में पैसे कितने मिले हैं वो भी जरा बता दें। 27 लाख पाउंड एक साल का करीब बनता पाकिस्तान। 3 सालों में 1.5 अरब। अच्छा, एडवाइजर जो है एडवाइजर जो इतना जाहिल था। और ये साहब ये जो सलमान अकरम राजा साहब ने आज जो एक बात कही है, मैं जरा चाहता हूं आप इस पे भी कमेंट करें। वो कहते हैं जी दुबई और दीगर ममालिक से रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है, जब मेरे आर्गुमेंट शुरू होंगे तब वो रिकॉर्ड पेश करेंगे। इंकिशाफ किया उन्होंने, और ये नहीं बताया कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं, कहते उसी वक्त बताएंगे। और नया ये कहा जा रहा है कि एक नया ट्विस्ट आ रहा है इसके अंदर। देखिए, एक मैक्सिमम ऑफ लॉ है कि अगर आप एक प्ली एक दफा एक अदालत में ले लें तो फिर आप उस प्ली से मुकर नहीं सकते। आपने प्ली ली, कतरी का खत, उसके ऊपर आप एविडेंस देंगे, लेकिन अगर आपने एक दोबारा कोई और प्ली किसी और डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर ली तो उसका मतलब है कि इट्स कंकॉक्टेड, आपने उसको घड़ के पेश किया, तो उसके ऊपर और वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होती कोर्ट के अंदर। वो असल में आए बाएं शाएं मार रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। अब देख रहे हैं इस सूरत हाल देखे ना कि एक दुबई की एक गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर है, उस बंदे का कोई बैंक अकाउंट ही नहीं जिसके अंदर उसकी तनख्वाह ट्रांसफर हो बेचारे की। वो ऐसे लगता है कि जैसे आपने दिहाड़ीदार मजदूर रखा हुआ था। सर बेनामी अकाउंट होगा ना, 15 पाउंड रात का ले लेना। बेनामी अकाउंट भी होते ना। ये मेरा मशवरा ये है कि ये अपनी बहस खत्म कर दें
क्योंकि जितना ये उलझाएंगे उतना ये जिल्लत और रुसवाई इनके मुकद्दर बनती चली जाएगी, और बनती चली जा रही है। अब तो आम आदमी भी समझने लग गया कि क्या हो रहा है। चलो ठीक है अहमद फरीद, एक और इशू है जो जिस पे हम फोकस नहीं कर रहे, ये तो हुकूमत की वो प्रॉब्लम्स हैं जो कोर्ट में है, लीगल। एक सियासी इशू हुकूमत के लिए खड़ा हो रहा है और वो नून लीग के अंदर है, और वो इशू ये है कि इस वक्त आपके कोई 50, 60, 70 के दरमियान इनके MNAs जो हैं पार्लियामेंट में, वो इंतजार कर रहे हैं कि हवा का रुख क्या है। अहमद ये और हवा का रुख से हाँ ये सरफेस हूवर कर रहा है, लेकिन वो देख रहे हैं कोर्ट पे, वो सुन रहे हैं फवाद चौधरी साहब को, वो सुन रहे हैं ऑपोजिशन को, वो सुन रहे हैं गवर्नमेंट को, वो फैसला करना चाह रहे हैं। इस वक्त बड़ी बातें चल रही हैं, बड़े लोगों की मुलाकातें हो रही हैं, पीछे बहुत कुछ हो रहा है। यानी आप ही कह रहे हैं कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक एक है। एक रीजन जो आप अनुशा रहमान साहिबा को देख रहे हैं बाहर खड़े हुए GIT के खिलाफ ये जो हमले हो रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे कि अपने आप को डिफेंड करना है कोर्ट में या इन्फ्लुएंस करना है GIT को। इसका एक अहम वजह यह है कि ये जो MNAs हैं इनको भी बताना है कि अभी हवा का रुख तब्दील नहीं हुआ, अभी आप लोग अपनी जगह स्टे पुट, क्योंकि अब बड़े शुकूक शुबहात शुरू हो गए थे कि वाकई अगर हुकूमत अब चुप रहती है तो ये जो स्ट्रेटेजी आप देख रहे हैं इस वक्त गवर्नमेंट की, जो तोपे खोली हुई है उन्होंने, ये सिर्फ बात तो हम तो कर रहे हैं कि सिर्फ GIT को मुतनाज़ बना रहे हैं, GIT को मुतनाज़ के अलावा अपने लोगों को मुतमईन भी करना है कि अभी अपनी वफादारियां तब्दील ना करो, अभी वो काम शुरू हो गया। और वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब से कौन बेहतर सियासतदान है इस मुल्क में जो जानता है कि छांगा मांगा में क्या होता है, ऐसे मौकों पे वफादारियां कैसे तब्दील होती है, और पाकिस्तान में ये फरीद ऐसे होती है। और खुद जनेजो साहब के साथ किया था ये बिल्कुल इसी तरीके से हम फौरन जैसे खुद नवाज शरीफ साहब ने किया था जनेजो साहब के साथ, जब 87 में जब जनेजो की, ये तो मुस्लिम लीग तो जनेजो की थी और उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी, ये 2 दिन लगे थे इसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बनते हुए। और इसके बाद जब 93 हुआ तो आपको याद है कि सारे की सारी मुस्लिम लीग नून 2/3 मेजोरिटी भट्टू साहब के साथ चली गई। और फिर 99 में आपको पता है महीने बाद सारे की सारी 2/3 मेजोरिटी जो है वो चौधरी शुजात और इनके साथ चली गई। तो ये मुस्लिम लीग की जिस तरह बता रहे हैं अहमद, बिल्कुल सही इनका एनालिसिस है कि एक दफा फ्रैक्चर होना शुरू हो जाए तो फिर ये रुकती नहीं है, क्योंकि ये कोई आइडियोलॉजिकल ग्रुप तो नहीं है, ये तो एक इलेक्टेबल्स का एक इज्तिमा है जो बना हुआ। इस चीज को आप किधर देख रहे हैं, यानी बड़ी नजरें इसके ऊपर हैं, ये रोजाना की बेसिस पे समाअत हो रही है, दलाइल भी हो रहे हैं, गो कि हम ये बात कह चुके हैं कि इट्स नॉट अ ट्रायल कोर्ट, ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मौका दिया जा रहा है कि आए जी बात करें चीजें। अब क्या है, देखिए ये मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा हिकमत अमली के तहत, वो पंजाबी में हमारे एक कहावत है कि 100 जूते और 100 प्याज, अब ये 100 जूते खाने के बाद अब 100 प्याज खाने के लिए तैयार हो रहे हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। ये यहाँ से पहले डिस्क्वालिफिकेशन लेंगे, उसके बाद नैब में रेफरेंस भुगतेंगे, और उसके बाद देखिए इनका जो सियासी तौर के ऊपर तो पहले ही मामला जो है वो खत्म हो चुका है। अब ये यहाँ पे रोजाना जिस तरीके से जो हुई है इस वक्त यहाँ पे एक देखिए ये कि लोगों को समझाना, ये बेचना क्या चाह रहे थे, बेचना ये चाह रहे थे कि हमारे खिलाफ एक साजिश हो रही है, जुडिशरी है, फौज है, ये एस्टेब्लिशमेंट सारी मिलके हम बड़े पॉपुलर लीडर हैं, हमें बाहर कर रही है। अच्छा, अब ये जो केस चला है 126 दिन पहले चला है, 7 दिन अब हो गए हैं, 60 दिन GIT चली है, 190 दिन ये ऑलमोस्ट केस चला है। एक एक बच्चे को जिसमें हमारा भी कुछ हिस्सा है, हमने एजुकेट किया है और हर एक ने देखा है, एक एक फिगर का, एक एक फैक्ट का लोगों को पता है। जब इतनी तफसील में लोगों को पता होता है फिर आप सियासी शहीद नहीं बन सकते, क्योंकि आप लोगों को पता है भैया सीधा हिसाब है, साजिश क्या है। ये साजिश है कि 650 करोड़ रुपए के आप घर ले लें लंदन में, ये साजिश है कि अचानक जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहब 88 करोड़ रुपए की मालिक बन जाए। फिर वाई ओनली मियां नवाज शरीफ, वाई द ओनली शरीफ सिलसिला तो सबकी सबसे शुरू होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ शरीफ खानदान से क्यों? He is the prime minister, he is first among all citizens, and बाकी का एहतसाब तो उसने करना है ना, जो ऊपर बैठा होगा, जो ऊपर बैठा हुआ वही चोर है, तो बाकियों का क्या एहतसाब किसी ने करना है। यहां से शुरू होगी बात, लेकिन ये रुकेगी नहीं, ये मैं आपको यकीन दिला दूं। जो प्राइम, जहां पे नवाज शरीफ का एहतसाब हो सकता है, तो फिर नीचे ये जो बाकी ये जो 5-7 एंकर्स लगे हुए हैं जिनका रोना नहीं रुक रहे, क्यों नहीं रुक रहे? इनको पता है ये मामला यहां तक नहीं रुकना, ये तो आगे बढ़ना है, ये तो जजेस तक जाना है, सहाफियों तक जाना है। बड़े जोर है यहाँ पे सहाफियों के हवाले से चीजों के, लेकिन बट द रियल थिंग ऑन द लाइटर साइड ये हो गया, लेकिन एहतसाब या अकाउंटेबिलिटी भी तो सबकी अक्रॉस द बोर्ड सारी चीजों पर वो रुकना नहीं चाहिए उसी के। आप तमाम मुजरमों का मुकदमा एक साथ नहीं चल सकता, उसके लिए ना किसी भी दुनिया की रियासत के पास वसाइल नहीं होते हैं। तो आपकी उस बात का जवाब यह है कि वजीर आजम ही क्यों,
बाकी 400 लोग क्यों नहीं? उनकी भी बारी आएगी जब कोई मुनासिब हुकूमत यहाँ पर होगी जो इंसाफ की बका और इंतजाम में यकीन रखती है। कामरान साहब, वो मुनासिब की बात या मुनासिब हुकूमत की बात, कॉन्फ्लिक्ट वाली एक बात मुकम्मल करूँ आपकी इजाजत से। देखें, बहुत बड़े जुल्म की बात है, बकाया जो 1 दर्जन इन्होंने जराइम कर लिए। कल रात जब गल्फ टाइम्स ने पूरी स्टोरी जारी की है, उसकी तफसीलात, उस वेबसाइट कंपनी और उसके अंदर मौसूफ के हिस्से और इनके ओहदों की और तनख्वाहों का जिक्र किया है। 2014 तक वजीर आजम पाकिस्तान एक कंपनी से तनख्वाह लेता रहा है। इससे बड़ा कानून का कत्लेआम को मौजूदा बरसरे हुकूमत वजीर आजम दुनिया में कहीं नहीं कर सकता। मैं फिर एक अच्छे और एक बुरे मुल्क की मिसाल दूंगा। अगर कहीं से ये खबर आ जाए कि इस वक्त ट्रंप की जो प्रॉपर्टी है उसको एक लॉ फर्म चला रही है, उसका सारा इंतजाम उसके पास है, कहीं से ये खबर आ जाए कि 1 रुपए की तनख्वाह इस शख्स ने जिसका नाम ट्रंप है उसने अपने मौजूदा कारोबार से ली है, आज और उसकी इंपीचमेंट के दरमियान 1 से 2 रोज का फर्क नहीं होगा। 1 मिनट, रोमानिया सबसे बुरा मुल्क था, उसके हुक्मरान चाउशेस्को की लाश को बुखारेस्ट पर लोगों ने खींचकर खत्म किया था। इस वक्त जो सदर बैठा हुआ है उसके जाने में बस इतनी सी कसर रह गई है। ये वो साहब है जिन्होंने कहा था कि $5 मिलियन तक जिन लोगों ने करप्शन की हुई है उनको छोड़ देना चाहिए। इस वक्त सिर्फ ये गुफ्तगू हो रही है कि किन शराइत पर इस सदर ने नौकरी छोड़नी है। फैसला हो चुका है कि वो जाने वाला है। ठीक है सर। फरीद साहब, बात सिर्फ यह है कि वो जो बातें हो रही हैं ना कि साजिशें, हुकूमत कह रही है कि ये साजिशें हो रही हैं, सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी हो रही है, एक फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, क्या सिर्फ हम ही करप्ट हैं? फवाद साहब की बात बजा के जो जाहिर है ऊपर टॉप पे बैठा हुआ है जो नुमाइंदा बन के, वो पहले उसको और वो फिर उसका काम है कि वो आगे। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ क्या अकाउंटेबिलिटी के लिए हम सारे स्टेक होल्डर्स बशमूल अवाम, क्या हम कभी संजीदा रहे हैं? ये भी हमें अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। हमने नैब चेयरमैन लगाया जो कि न सिर्फ वजीर आजम ने बल्कि अपोजिशन लीडर ने लगाया, और उसका मकसद यही था कि ताकि ये सिर्फ किसी एक पार्टी का ना हो नैब का चेयरमैन। उसके बावजूद आप ये देखिए कि वो ना अपोजिशन उस पर राजी है नहीं, और कहा जाए तो ये उनकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें चेयरमैन नैब की और नैब एज ए इंस्टीट्यूशन की, तो वो भी आपके सामने है कि वो कुछ नहीं। नैब के मुतालिक जो कहा जाता है कि जी भागते चोर की लंगोटी, और अगर चोर अपना है तो लंगोटी भी उसकी। तो इस किस्म की बात ये चल रही है। अब यहां पर फिर यही वजह है कि जब किसी ने एहतसाब, किसी ने होना नहीं, किसी का कोई एहतसाब देना नहीं चाहता, अपना मुतसिब के आगे जाना नहीं चाहता, तो इसलिए ये तासुर उभर रहा है कि जनाब ये सिर्फ एक पार्टी का चूंकि इंतजाम हो रहा है, एक को डॉक में आपने खड़ा किया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि यार ये इन बिचारों के साथ जो है ना वो ज्यादती हो रही है। किसी को नहीं पकड़ा, एक ट्रैफिक वार्डन भी अगर आपको रोके और बाकियों को जाने देना, आप भी एतराज करते हैं कि यार मुझे पकड़ लिया और बाकियों को जाने दे रहे हैं। ये एक चीज है, मनी ट्रेल का बड़ा जिक्र आ रहा है कि ये मनी ट्रेल नहीं हो रहे हैं। आज भी जज साहबान ने कहा जनाब क्या आप हमें बताएं, तो वजह क्या है? क्या ये वही वजीर आजम साहब जिन्होंने कहा था कि जनाब ये हैं वो जराए और तमाम एहतसाब देने को ना सिर्फ वो भी बल्कि अपने पूरे खानदान को पेश भी किया, और तासुर भी यही दिया गया कि जनाब हमने पेश तो किया है। बीइंग वजीर आजम होते हुए भी जब जीआईटी की बात हुई तो लोगों ने कहा कि वजीर आजम जनाब जीआईटी के मेंबरान के सामने जाएगा, तो वो तो अपनी जगह पे ठीक है कि वो तो एहतसाब के लिए अपने आप को उन्होंने पेश किया है। देखिए, एहतसाब के लिए तो पेश किया, लेकिन एहतसाब में पेपर कुछ अपना डिफेंस नहीं ना दे सके। एहतसाब के लिए पेश किया लेकिन उसके साथ पकड़े गए। एहतसाब तो फिर यही तो, एहतसाब का मतलब तो ये तो नहीं है कि आपको लाजमी क्लीन चिट मिले। एहतसाब के लिए पेश किया और बीच चौराहे में हंडिया फूट गई। ये चाह रहे थे, ये समझ रहे थे कि क्लीन चिट मिल जाएगी। वर दे एक्सपेक्टिंग दिस थिंग कि क्लीन चिट का एलिमेंट तो था। वैसे ये किसी सरफेस कर रही थी कि क्लीन चिट मिल जाएगी। मुझे तो समझ ही नहीं आई कि इनकी क्या पॉलिटिकल हिकमत अमली है और क्या लीगल हिकमत अमली है। जो इनके लॉयर्स ने जिस तरह से जो कतरी खात की कहानी बनाई वो इस कदर बेवकूफ़ाना है और इस कदर वो कह लें कि सतही है कि उसके वो तो अब जरबल मिसल बन गई है कि यार ये जो तुम बात कर रहे हो तो कतरी खत वाली बात कर रहे हैं। और शायद वकील साहब इसीलिए छोड़ गए वकालत, उन्होंने कैसे छोड़ा। मैंने तबसरा करते हुए खत पे इस पे कहा था एक प्रोग्राम में कि देखें कम अज कम और शेख जासिम को आसानी जो भी उसका नाम है हमाद बिन जासिम, कम अज कम उसके साथ इतने, और ये बुरी बात है जो मैं कह रहा हूँ, अच्छी बात नहीं है, इतने मुज़ाकरात मुस्तहकम और उससे यकीनी बना लेते कि यार अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो शायद आपको अदालत में पेश होना पड़े हमारी तरफ से।
इतना भी इन्होंने मामला उसके साथ तय नहीं किया, लेकिन उनके साथ दफा ये वजीर आजम है साथ, इसका मतलब है बात झूठी पर मबनी थी ना, अगर जरा सा सच होता वो पेश हो जाता। उनके साथ ताल्लुकात भी कतरी खत की मानने दी उसी तरह से साबित हुआ। हमारी वैसे फरीद हमारी जो करप्शन है बड़ी अनोखी है। हमारा जो ब्रेक ले लें, हाँ ले प्लीज, एक ब्रेक के बाद आते हैं, फिर मैं आपके बाद आता हूँ, जरा आपकी इससे ऊपर बात करते हैं। हमारे साहब एक ब्रेक लेते हैं, बाकी मेहमान मेरे साथ मौजूद है, आप एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, ऐसी ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं और इन चीजों के ऊपर जरा डिस्कस करते हैं कि अल्टीमेटली आगे आने वाले दिनों में क्या शरीफ खानदान हुकूमत मुश्किलात का शिकार है, और जिस तरीके से हमने बात की कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी है, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।